कम्युनिकेशन थ्योरी में थोड़ा और कंटिन्यू करते हुए संचार सिद्धांत क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया है। ये सिद्धांत संचार या संप्रेषण सिद्धांत कहलाता है और प्रशासन और राजनीति के कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालन और समायोजन की प्रक्रियाओं की उपयोगिता को इस तरीके से देखता है जिसमें संचार वाहन को स्टीयर करके इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाया जा सकता है। ये सिद्धांत अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर ने दिया था। वीनर ने संदेश सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मैसेजेस, साइबरनेटिक्स और फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय हार्वर्ड के प्रोफेसर कार्ल डायश को जाता है। उनकी एक प्रमुख कृति थी द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी के विषय में बताया। इसके अलावा डायश का एक शोध लेख था कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम, जो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ के द्वारा संपादित पुस्तक कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट पे जो विचार दिए थे उनका विस्तार किया। हम देख सकते हैं कि संचार सिद्धांत निर्णयों के परिणामों में उतनी नहीं रुचि नहीं लेता जितना कि उनके निर्माण की प्रक्रिया में, यानी निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं इस पर यह अधिक जोर देता है, बल देता है, न कि निर्णय के परिणाम क्या हुए। संचार सिद्धांत क्योंकि साइबरनेटिक्स पर आधारित है, इसलिए इस सिद्धांत को देने वालों की रुचि परिणामों में कम और प्रक्रिया में अधिक है। कार्ल डायश संचार सिद्धांत की अपनी व्याख्या का आरंभ ही कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी संचार अभियांत्रिकी और शक्ति अभियांत्रिकी या पावर इंजीनियरिंग में अंतर बताने के साथ करते हैं। डायश के अनुसार पावर इंजीनियरिंग में परिवर्तन ज्यादातर उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। दूसरी ओर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी-कभी मैसेज को रिसीव करने वाले व्यक्ति की स्थिति में बड़ा भारी परिवर्तन ले आता है। संचार सिद्धांत का आधार परिवर्तन पर है और ये परिवर्तन शक्ति के द्वारा लाया जाता है, लेकिन ये परिवर्तन सूचना और उस पर अमल करने पर निर्भर करता है। राज्य को कितनी सूचना मिल रही है और राज्य उस सूचना का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है। संचार सिद्धांत प्रशासन को एक ऐसी निर्णय निर्माण की व्यवस्था के रूप में देखता है जो विभिन्न सूचनाओं के आधार पर, सूचना प्रवाहों के आधार पर, इंफॉर्मेशन फ्लो के आधार पर कुछ निर्णय लेता है। संचार सिद्धांत के दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दो प्रकार की संकल्पनाओं पर यह टिका हुआ है।
पहला तो ये कि वैसी संकल्पनाएं जिनका संबंध निर्णय लेने वाली संरचनाओं से है, और दूसरा वे संकल्पनाएं जिनका लक्ष्य विविध प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझना है। यानी संरचना और प्रक्रिया, दो संकल्पनाओं पे, दो कॉन्सेप्ट्स पर, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स, इन पर कम्युनिकेशन थ्योरी टिकी हुई है। संरचना के अंतर्गत रिसेप्टर्स आते हैं, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, और दूसरे वर्ग में यानी जो प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं, उनका संबंध सूचना प्रवाहों से है, इंफॉर्मेशन फ्लो से है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। डायच का मानना है कि सूचना का मापतोल और उसकी गिनती की जा सकती है, और भेजी गई सूचना कितनी मात्रा में भेजी गई, कितनी मात्रा में उसको सही रूप से या गलत रूप से रिसीव किया गया, इन सब का अनुमान लगाया जा सकता है और उनका अध्ययन किया जा सकता है। डायच ने फीडबैक शब्द का भी प्रयोग किया है। उन्होंने निगेटिव फीडबैक को संचार सिद्धांत की आत्मा, सोल माना है। निगेटिव फीडबैक या नकारात्मक प्रतिसंभरण का अर्थ उन प्रतिक्रियाओं से है जिनके जरिए से निर्णयों और उन निर्णयों के क्रियान्वयन से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनकी सूचना पॉलिटिकल सिस्टम में, व्यवस्था में इस तरीके से प्रवेश करती है, फीडबैक वहाँ पर होता है, जिससे कि वह व्यवस्था को सचेत करती है और उसको इस तरीके से स्टीयर कर देती है जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। व्यवस्था का लक्ष्य अपने आप को बनाए रखना है, टू रेगुलेट इटसेल्फ, और जो नेगेटिव फीडबैक है वो व्यवस्था को बताता है कि किस तरीके से वो काम करे जिससे कि उसका नुकसान ना हो, उसका अंत ना हो, वो बनी रहे, उसकी सुरक्षा रहे। तो फीडबैक जो डेविड ईस्टन और आमंड पॉवेल ने भी जिसके बारे में बताया था, और फीडबैक लूप जो डेविड ईस्टन ने बताया जिसके माध्यम से व्यवस्थाएं काम करती हैं, उसी को डायच ने भी महत्व दिया है। इनफैक्ट संचार सिद्धांत का मूल आधार ही ये फीडबैक है, क्योंकि जितना फीडबैक होगा उतना ही व्यवस्था ठीक तरीके से काम करेगी। देयर शुड बी कम्युनिकेशन ऑफ फीडबैक। जैसा डेविड ईस्टन के सिद्धांत में भी हम लोग पढ़ते हैं कि व्यवस्था में जब तक फीडबैक के आधार पर या पर्यावरण के अंदर से मांगों को कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, व्यवस्था काम नहीं कर सकती। और इसीलिए देयर आर सम कम्युनिकेटर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स which communicate the demands and supports of the society to the political system, जहाँ पर फिर उस पर कुछ काम किया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था का अर्थ ही यह है कि वह सूचना को सही तरीके से रिसीव करे और ठीक समय पर उन पर काम करे। अगर सूचनाओं पर ठीक तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो संभव है कि व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो जाए। डायच मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था
में भी संचार उसी तरीके से काम करता है जैसे कि एक मानव शरीर में। जैसे मानव शरीर में देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स विच कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन एंड फिर उसके बाद वापस उस कम्युनिकेशन के आधार पर कुछ रिएक्शंस दिए जाते हैं जिन्हें फिर से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है शरीर के विभिन्न अंगों को और इस तरीके से फिर कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो नर्वस सिस्टम जिस तरीके से शरीर में काम करता है उसी तरीके से एक राजनीतिक व्यवस्था में भी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, यहाँ तक कि जो गैर सरकारी संगठन है वे सब भी इसी तरीके से काम करते हैं और सूचनाओं के फ्लो को बनाए रखते हैं। डायच ने जब संचार के सिद्धांत का विश्लेषण किया है तो उन्होंने 4 शब्दों की विशेष रूप से उनका उल्लेख किया है। भार यानी लोड, पश्चता यानी लैग, इसके अतिरिक्त अभिलाभ यानी गेन और अग्रता यानी लीड। भार का मतलब क्या है? भार का अर्थ परिवर्तनों को उस व्यापकता और गति से है जो एक ऐसी व्यवस्था जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है उसे अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकती है। तो भार का अर्थ परिवर्तन है, परिवर्तन की व्यापकता और गति से है। पश्चता यानी लैग का अर्थ है निर्णयों और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना के समय पर और सही रूप में पहुंच जाने पर भी व्यवस्था के द्वारा अगर उसे न समझा जाए और उस पर कार्यवाही न की जाए, उसमें शिथिलता बरती जाए, तब दिस इज लैग। अभिलाभ का मतलब क्या है? गेन का अर्थ क्या है कि प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो सही, एप्रोप्रिएट, व्यापक, एक्सटेंसिव और प्रभावशाली, इफेक्टिव होना चाहिए। अग्रता या लीड का अर्थ है कि अपनी जो भी कार्यवाही व्यवस्था प्रस्तावित कर रही है उसके भावी परिणाम क्या होंगे इसका अनुमान व्यवस्था लगा सके जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे। तो डायच ने इस तरीके से कम्युनिकेशन थ्योरी को डिफाइन किया है। उन्होंने जो फीडबैक सिस्टम है उसके विषय में भी बताने का कार्य किया है। वे मानते हैं कि प्रशासन के लिए यह संभव होना चाहिए कि वह देश की आंतरिक और बाह्य स्थितियों में जो भी पॉसिबल चेंजेस आने वाले या संभावित जो परिवर्तन हैं उनका समय पर और ठीक तरीके से अनुमान लगा सके जिससे वो उनके बारे में समुचित प्रबंध कर सके, अपनी प्रतिक्रियाओं को तय कर सके। तो संचार का महत्व इसी में है कि व्यवस्था भविष्य में जो भी कुछ कार्य हो सकते हैं उनके लिए अपने को तैयार करे। कम्युनिकेशन थ्योरी की सहायता से एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकती है कि जो राजनीतिक नेतृत्व है, हित समूह है या जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनका निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है और कितना असर पड़ सकता है। तो इस प्रकार डॉयच के द्वारा दिया गया संचार सिद्धांत ये मानता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कैपेबिलिटी के संबंध में एक सुनिश्चित सूचना दी जा सकती है। तो डॉयच के द्वारा दिया गया कम्युनिकेशन जो थ्योरी है उसमें आपने देखा कि इंफॉर्मेशन फ्लो इज़ द बेसिक यूनिट, क्योंकि उसी के माध्यम से जो व्यवस्था की गति है या व्यवस्था का जो रूप है उसको
स्थापित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसी प्रकार से निर्णय लेने के लिए सूचनाओं का होना आवश्यक है। इंफॉर्मेशन इज पावर, और बिना इंफॉर्मेशन के राज्य के द्वारा एक कंसिडर्ड जो डिसीजन है वो नहीं लिया जा सकता। बार्गेनिंग के थ्योरी के काम करने के लिए भी इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन थ्योरी डिसीजन मेकिंग के लिए या बार्गेनिंग थ्योरी के लिए आधार के रूप में काम करती है। जिन राष्ट्रों के पास सूचना का संग्रह पर्याप्त मात्रा में रहता है, उनके विदेश नीतिगत निर्णय ज़्यादा उचित होंगे, ज़्यादा सोचे समझे तरीके से लिए जाएंगे और अपने राष्ट्रहित की रक्षा की दृष्टि से लिए जाएंगे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैन लैंड अ स्टेट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे 1962 में भारत के पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, जिसकी वजह से चीन भारतीय सीमा के अंदर तक आ सका। इसी तरीके से अगर राज्य के अंदर हम देखें, तब भी कई बार सूचनाओं के न होने की वजह से राज्य के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं और उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए मिसेस गांधी के द्वारा 71 के वॉर के बाद रॉ का गठन किया गया, या देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी पहले से ही हासिल करने के लिए और उन्हें होने से रोकने के लिए NIA का निर्माण किया गया। तो ये जो सूचना प्राप्त करने की विभिन्न एजेंसीज हैं, उनका काम है कि वे सरकार को इन्फॉर्म्ड रखें, जिससे सरकार राष्ट्र के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों स्थानों पर इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है और ये कहा गया है कि ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर तो बल देता है कि कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन निर्णय के परिणामों पर ध्यान नहीं देता है। इसके द्वारा सूचनाओं के प्रवाहों का और उन विभिन्न जो संरचनाएं हैं उनकी प्रकृति का तो अध्ययन किया जाता है, जो इन सूचनाओं को एक दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन सूचना क्या है इसके बारे में ये प्रायः ये सिद्धांत एक तरीके से मैकेनिकल सिद्धांत बन जाता है और मानव व्यवहार में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये पर्याप्त नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट ओरन यंग के अनुसार यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में सहायता करने की जगह ये हमें और उलझन में डाल देता है। तो इस प्रकार कम्युनिकेशन थ्योरी की आलोचना भी की गई है।